छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। छोटे भाई का नाम रवि और बड़े भाई का नाम विजय था। जैसे जैसे वे दोनों बड़े हुए, उनकी राहें अलग हो गईं। विजय ने व्यापार में हाथ डाला और देखते ही देखते गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसका अपना एक खुद का कारखाना था, नौकर चाकर थे और ऊंचे लोगों से जान पहचान भी थी। वह बहुत ही लालची और घमंडी था। मालिक, मेरे घर पर राशन नहीं है। अगर आप मुझे आज के काम का पैसा दे दें तो मैं अपने परिवार के लिए राशन ले जा सकता हूँ। अभी तो तेरा 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इससे पहले 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। पर मालिक, मेरे घर पे अन्न का एक दाना भी नहीं है। अगर पैसे ना हो तो थोड़ा राशन ही दे दो, नहीं तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। वो मैं कुछ नहीं जानता, अब चुपचाप जाके काम कर। वह चुपचाप निराश होकर काम करने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर रवि गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। रवि का एक छोटा सा घर था। उसकी पत्नी सुमन गरीब होने कारण भी शांति से अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन उसके पास कुछ जमीन थी जिसे उसके पिता ने उसे विरासत में दी थी। यही जमीन विजय के लालच की वजह बन गई। विजय चाहता था कि रवि यह जमीन उसे बेच दे ताकि वह अपनी फैक्ट्री का विस्तार कर सके। एक दिन विजय का नौकर रवि के पास आता है और कहता है, रवि भाई, आपको आपके भाई ने कारखाने पे बुलाया है। वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। रवि कुछ देर बाद कारखाने पे पहुंच जाता है। तभी विजय कहता है, देखो रवि, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दे सकता हूँ। तुम ये जमीन मुझे दे दो और अपनी जिंदगी सुधार लो। भाई, यह जमीन मेरी आखिरी निशानी है। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। विजय को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। विजय मन में सोचते हुए अपने आप से कहता है, ठीक है रवि, अगर तुम अपनी मर्जी से जमीन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। वह अपनी बात कहकर वापस घर लौट आता है। रवि गांव में मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन रवि एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा हुआ था। अगर मैं शहर जाकर काम करूं तो ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। गांव में खेती से कुछ नहीं हो रहा। एक रात जब वह सुमन के साथ बैठा था, उसने अपनी चिंता व्यक्त की। सुमन, गांव में खेती से कुछ नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूं कि शहर जाकर कोई काम करूं। अगर वहां अच्छा कमाया तो हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? और तुम्हारे भाई विजय का क्या? मुझे उस पर भरोसा नहीं। मुझे भी चिंता है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम सावधान रहना और किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करना। मैं कल ही जाने की सोच रहा हूँ। सुमन को यह सुनकर बुरा तो लग रहा था, लेकिन वह जानती थी कि रवि के पास और कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन रवि शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आप भी सही से जाना और जल्दी ही आने की कोशिश करना। तुम मेरी चिंता मत करना, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वह चल देता है। वह लगातार बिना आराम किए चलते रहता है। रवि शाम तक शहर तो पहुंच गया, लेकिन उसके रहने के लिए छत भी तो होनी चाहिए। मैं शहर तो आ गया, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ? यहाँ मेरा तो कोई जान पहचान का भी नहीं रहता है। सबसे पहले मुझे रहने के लिए एक छत चाहिए। यहाँ किसी से मदद मांग कर देखता हूँ। वह शहर के लोगों से मदद मांगता है। उसे घर के बाहर एक आदमी दिखाई दिया। वह उससे पास जाता है और कहता है, मैं दूर गांव से इस शहर में काम के लिए आया। मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। मुझे रहने के लिए कमरा चाहिए। क्या आपके यहाँ रहने के लिए मुझे कमरा मिल सकता है? नहीं भाया, मेरे पास कोई खाली कमरा नहीं है। कहीं और जाकर देख लो। वह इधर उधर जाकर लोगों से पूछता है। वह अपने रहने के लिए जगह ढूंढ ही रहा था। तभी उसको घर के बाहर एक वृद्ध औरत दिखाई देती है। वह उसके पास जाकर पूछता है, माँ, मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। इस शहर में मेरा कोई जान पहचान का भी नहीं है। मैं रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। अभी तक मुझे कोई घर नहीं मिला है। क्या आप मुझे अपने घर पर कुछ दिनों के लिए रुकने देंगी? बेटा, मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वैसे भी तुमने मुझे माँ कहा है, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। तुम जितने भी दिन चाहो रह सकते हो। इसे अपना ही घर समझो। धन्यवाद माँ,
वह औरत रवि को अंदर लेकर आती है और कहती है, बेटा तुम्हें भूख भी लगी होगी, मैं खाने का इंतजाम कर देती हूँ। कुछ देर बाद रवि खाना खा लेता है और कहता है, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे कल काम भी ढूंढना होगा। इतना कहकर वह सोने चला आता है। वह सुबह जल्दी ही उठ जाता है और काम की तलाश में चल देता है। नौकरी मिलना आसान नहीं था। चलते चलते वह एक मिल में पहुंच गया। वह मिल के मालिक से जाकर पूछता है, मैं काम की तलाश में आया हूँ, क्या मुझे यहाँ काम मिल जाएगा? देखने में तो तुम गांव के लगते हो। यहाँ काम की तो कोई कमी नहीं है, काम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ बोरियां उठानी पड़ेगी। कर पाओगे? जी कर लूंगा। तो ठीक है, तुम आज से ही काम कर सकते हो। रवि उसी दिन से काम करने लगता है। वह मेहनत और मन लगाकर काम करता था। इस प्रकार काम करते देख उसका मालिक भी उससे बहुत खुश था। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एक शाम रवि अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए कहता है, पता नहीं घर पर सुमन कैसी होगी। मुझे भी यहाँ आए 1 महीना होने वाला है। उसने मेरे बिना कभी इतना समय नहीं बिताया। पता नहीं सब ठीक होगा या नहीं। ऐसा सोचते हुए वह सो गया। जब तुम आए हो तब से हमारी सारी परेशानियां दूर हो हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक नया जीवन मिला हो। बेटा तुम चले जाओगे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? आपने हमारी मदद की तो मैं क्या आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? वह दोनों आपस में बातें करते हैं। रवि तो अब उनका बुढ़ापे का सहारा बन गया था। अब बहुत बातें हुए, नहीं तो मुझे काम पे जाने में देर हो जाएगी। वह काम के लिए चल देता है, लेकिन उसको एक चिंता सताए जा रही थी। दादी माँ मुझसे कितना प्रेम करती हैं। अब हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकता। आखिर मुझे भी एक दिन तो जाना ही होगा। अब इनका ख्याल कौन रखेगा? पूरे रास्ते भर वह ऐसा सोचता रहता है। कुछ देर बाद वह मिल में पहुंच गया। उसे देखकर मालिक ने कहा, तुम आ गए। मुझे लगा कि तुम आज आओगे ही नहीं। कल जो 100 बोरियां आई थीं, उनको सही से गिनती करके अंदर रख दो। कहीं बोरियां कम तो नहीं हैं? जी मालिक, मैं सही से कर लूंगा। धीरे धीरे उसके 2 महीने पूरे हो जाते हैं। अब उसका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अब उसने घर लौटने का फैसला कर लिया था। मालिक, आज आप मेरा सारा हिसाब कर दीजिए। अब मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। अरे रवि, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं समझ सकता हूँ। तुम बिल्कुल जाओ, मैं अभी तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ। रवि को उसके काम के पैसे देते हुए कहा, तुमने यहाँ बहुत अच्छे से काम किया है। अगर तुम्हारा फिर कभी यहाँ आने का मन करे तो तुम आ जाना। तुम्हारे लिए यहाँ हमेशा काम रहेगा। जी धन्यवाद। इतना कहकर वह वहां से चला आया। अब मुझे कल जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। जब शाम को बूढ़ी दादी और रवि भोजन कर रहे होते हैं तो रवि बूढ़ी दादी से कहता है, माँ, कल मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ। मैंने आज अपना सारा हिसाब करा लिया है। ये सुनते ही बूढ़ी दादी उदास होकर बोली, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। लेकिन मैं यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकता। कभी न कभी तो मुझे जाना ही था। तुम सही कह रहे हो। आपस में बातचीत करने के बाद दोनों सो जाते हैं। माँ, अब मुझे जाने की इजाजत दो। भला जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। जाओ बेटा, सही से जाना। वह अपने गांव की तरफ चल देता है। रवि जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के अंदर लोग भीड़ लगाए खड़े थे। ये मेरे घर के अंदर इतने लोग क्या कर रहे हैं? जब वह भीड़ से आगे आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जमीन पर लेटी हुई थी और उसके शरीर से खून निकल रहा था। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसने अपनी पत्नी के शव को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। सुमन, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा ही क्यों? मुझसे ये कैसा अपराध हो गया? गांव वाले भी उदास थे, लेकिन कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे। रवि महीनों से शहर में था, कहीं किसी ने तो कुछ नहीं किया। लेकिन क्यों? सुमन तो उसे बहुत प्यार करती थी। इसी बीच इंस्पेक्टर सिंह अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे।
उन्होंने देखा कि शरीर से खून निकल रहा है। ये कोई आम हत्या नहीं है, ये किसी की सोची समझी साजिश लगती है। उन्होंने जांच शुरू की। उसका भाई विजय मन में सोचते हुए, यही सही मौका है रवि को फंसाने का। अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देता हूँ। विजय चालाकी से भीड़ से बाहर होकर इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, रवि और सुमन के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। जब से रवि गया था, सुमन अकेली थी। हो सकता है कि उसने गुस्से में आकर किसी को पैसे देकर यह सब करवा दिया हो। रवि ने गुस्से में विजय की तरफ देखा। उसे महसूस हो गया कि उसके भाई ने उसके खिलाफ लोगों के दिमाग में शक डालना शुरू कर दिया है। वो मैं सब देख लूंगा मनीराम, पहले हमें इस घर की तलाशी लेनी होगी। पुलिस ने सुमन के घर की अच्छे से तलाशी ली। यहाँ किसी जबरन घुसपैठ के निशान तो मालूम नहीं पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हत्यारा कोई ऐसा है जिसे सुमन जानती थी, तभी उसने दरवाजा खोला होगा। इंस्पेक्टर रवि को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी पत्नी के हत्यारे को जरूर पकड़ूंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। तुम शहर क्यों गए थे? क्या तुम्हारा सुमन से या किसी और से कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं, मेरा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। मैं बस शहर काम करने के लिए गया था। फिर उसे अपने भाई विजय की जमीन खरीदने की वो बात याद आई जो उससे जबरदस्ती खरीदना चाहता था। एक बार मेरा भाई विजय मेरी जमीन खरीदना चाहता था तो मैंने उसे मना कर दिया था। वो मैं सब देख लूंगा। इतना कहकर वे चले जाते हैं। रवि भी अपनी पत्नी के शव को जला देता है। अगली सुबह पुलिस फिर गांव में जांच पड़ताल के लिए जाती है। पुलिस ने विजय के नौकर रमेश को बुलाया। वह बहुत घबराया हुआ था। इंस्पेक्टर सिंह ने उससे कड़ाई से पूछताछ की। रमेश, सच बता दो, क्या इसमें तुम्हारे मालिक का कोई हाथ तो नहीं है? अगर तुम झूठ बोले तो कानून तुम्हें भी दोषी मानेगा। रमेश ने पहले इधर उधर की बातें करने की कोशिश की, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर पूछा तो वह डर गया और फूट फूट कर रोने लगा। साहब, मैंने यह सब विजय मालिक के कहने पर किया। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं सुमन भाभी को हमेशा के लिए हटा दूं, ताकि रवि गांव लौट ही न पाए और वह उसकी जमीन पर कब्जा कर सकें। गांव के लोग दंग रह गए। विजय तो लालची था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह अपने ही भाई की पत्नी की हत्या करवा सकता था। रमेश की गवाही मिलते ही इंस्पेक्टर सिंह ने बिना देरी किए विजय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सभी गांव के लोग उसके घर जा पहुंचे। विजय, तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश हो चुका है। तुमने लालच में अपने ही भाई की दुनिया उजाड़ दी। जैसे ही पुलिस विजय को हथकड़ी पहनाने लगी, वह गुस्से से चिल्लाने लगा, अरे मूर्खों, मैं ही था जिसने इस गांव को अमीर बनाया। तुम सब मेरी वजह से खाते हो और आज मुझे ही गुनहगार बना रहे हो। लालची इंसान, तूने अपने भाई के साथ गद्दारी की, मुझे इसकी सजा मिलेगी। ले जाओ इस कमीने को। रवि के लिए यह एक बहुत बड़ा दुख था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी जमीन पर फिर से खेती शुरू की। वह जानता था कि सुमन चाहती थी कि वह कभी हार न माने। गांव वालों ने भी एक बात सीख ली, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। सीख, धोखा और लालच कभी किसी का भला नहीं करते। अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है।